तो कंप्लीट कोर्स के नाम से जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे उसका आज डे 11 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक की जो डे 10 तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखना। कंप्लीट कोर्स के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके सभी वीडियो सीक्वेंस में अरेंज है। वहां पर जाके जाइए, वीडियो देखे, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक क्या पता डे 20 भी अपलोड हो गया हो। तो एक बार प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का है, चाहे वो जेकेएसएसबी का है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम है, चाहे कोई डिफेंस का एग्जाम है, ये जो कोर्स है आपके काम आने वाला है। क्योंकि इस कंप्लीट कोर्स की बात करेंगे और पर्टिकुलर एक दिन की बात करेंगे, अप्रोक्सीमेट सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जाते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश वगैरह हो गया, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नए सब्जेक्ट भी यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। और जो भी पढ़ाया जाता है, जैसे आज डे 10 का पढ़ाया, डे 11 का पढ़ाया, जो भी आज पढ़ाया है, इसी जो आज आपके सामने जो भी कंटेंट आएगा, इसी कंटेंट के बेस पर एक टेस्ट भी तैयार होता है डेली बेसिस पर। जैसे डे 10 था उसको टेस्ट है, डे 9 था उसको टेस्ट है, डे 1 था उसको टेस्ट है, वो आपको मिल जाता है जब आप पढ़ते हो। पढ़ने के बाद आपने वो अटेम्प्ट वगैरह करना है। आप डे 11 का टेस्ट देने जा रहे हो, डे 1 का दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो, डे 2 का दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो। वो एक तरीके से एमसीक्यू का भी काम करेंगे और ये भी पता लगेगा आपको कितना है याद, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। तो वो टेस्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलता है उसका, आप वहां पे जाके उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। 99 रुपीज प्राइस रहता है, सिर्फ एक बार रहना है, वो हमेशा के लिए रहने वाला है जब तक उसकी वैलिडिटी रहती है 1 साल की। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में रहने वाले हैं और टारगेट आज का 2000 लाइक्स का रहने वाला है। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करनी है। मैथमेटिक्स में जो हमने परसेंटेज वाला टॉपिक स्टार्ट करा था उसे कंटिन्यू करेंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हम कवर करने वाले हैं और कैटेगरी है प्राइस कंजप्शन वाली। ध्यान से समझना है, 3 से 4 क्वेश्चन हमने कवर करने और उसके बाद एग्जाम में जिस भी तरह के क्वेश्चन आएगा, हालांकि जो कैटेगरी मैं आपको करवा रहा हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन कोई अलग से नए तरीके के क्वेश्चन भी बन जाता तो आपको जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट भी बताऊंगा सो दैट आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए आप आराम से अटेम्प्ट कर सको। देखो क्वेश्चन होता क्या है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला पहले याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस हो गया कीमत, कंजप्शन हो गया आप कितना उस चीज कंज्यूम कर रहे हो, कितना उस चीज को यूज कर रहे हो, खरीद रहे हो, इस तरह से बोल सकते हो। एक्सपेंडिचर हो गया खर्च करना। पहले इसको समझो, अगर आप बिगिनर हो टेंशन मत लो, बिल्कुल 0 लेवल से करवा रहा हूँ, आपको एक एक बात समझ आएगी, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूँ। पहला केस मान के चलते हैं। पहले केस में क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, आपको बोला जाता है कि एक्सपेंडिचर जो खर्च जो है वो सेम रहता है। एक कैटेगरी ये वाली बनती है और एक में खर्च सेम नहीं रहता, 2 ही कैटेगरी बनेंगी। तो पहले कैटेगरी में क्या होता है, एक्सपेंडिचर जिसे हिंदी में खर्चा हम कह सकते हैं, वो कॉमन रहने वाला है। अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, एक बेसिक से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलो आपके पास 500 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 500 रुपए हैं, आपको पॉकेट मनी मिली है, जो मर्जी आप बोल दो, आपके पास 500 रुपए हैं, आपने इसे खर्च करना है, ये पे एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, 2 केस हम लेके चलेंगे। एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा। आपके पास 500 रुपए हैं। पहले मैं क्या करता हूं, आपको क्या करना है, आपको कुछ जैसे आप मान के चलो आपको ईयरफोन खरीदने मोबाइल के, ठीक है, आपको ईयरफोन खरीदने। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि अभी क्या हो रहा है, सेल चल रही है, ठीक है, सेल चल रही है, तो ईयरफोन का जो प्राइस है वो 250 रुपीज है। ठीक है, ईयरफोन का जो प्राइस है वो कितना है, 250 रुपीज ईयरफोन का प्राइस है। ये मेरे पास आ गया प्राइस इनटू कंजप्शन। मैंने बोला किसके बराबर होता है, खर्चे के बराबर। एक्सपेंडिचर आपका सेम ही है, कितना आपके पास, 500 रुपए आपके पास पड़े हुए। ठीक है, 500 रुपए आपके पास पड़े। ईयरफोन का कितना है, एक ईयरफोन कितने का मिलता है, 250 रुपए का मिलता है। अब मुझे बताओ कितने ईयरफोन खरीद पाओगे, कितना कंजप्शन कर पाओगे, 2 ही कंज्यूम कर पाओगे, क्योंकि 250 रुपए का ईयरफोन है, आपके पास 500 रुपए टोटल है, तो 250 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 500 आता है। इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ 2 ही ईयरफोन खरीद सकते हो। अब दूसरा केस लेके चलो। मैं आपको क्या बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि इस बार क्या हो गया, प्राइस जो है वो सेल, दोबारा से सेल लग गई है। ठीक है, एक बार फिर से सेल लगी और इस बार और अच्छी सेल मिली है, और ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अब जो ईयरफोन का प्राइस है वो 100 रुपीज हो गया है। एक्सपेंडिचर खर्चा तो अभी भी 500 रुपए ही है,
लेकिन प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया। अब 100 रुपए का ईयरफोन मिल रहा है, अब आप कितने ईयरफोन खरीद सकते हो, 5 ईयरफोन खरीद सकते हो, क्योंकि 100 रुपए का एक है, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो 500, यानी कि 5 ईयरफोन आप खरीद सकते हो। ये आपको समझ आ गया। यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, जब भी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, जब भी एक्सपेंडिचर सेम रहता है, खर्चा सेम रहता है, तो जैसे ही प्राइस कम होता है, जैसे ही प्राइस कम हुआ कंजप्शन बढ़ गई है, प्राइस कम हो रहा है कंजप्शन बढ़ रही है। और दूसरे केस में अगर प्राइस बढ़ जाता, सेल खत्म हो जाती, ईयरफोन 500 रुपए का ही हो जाता, अब तो आप सिर्फ एक ही ईयरफोन खरीद सकते थे। तो कहने का मतलब है कि प्राइस जैसे ही कम हुआ कंजप्शन बढ़ गई, प्राइस बढ़ा कंजप्शन कम हो गई। मैं कहना ये चाहता हूं कि प्राइस और कंजप्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे का उल्टा चलते हैं। अगर प्राइस कम होगा कंजप्शन बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन कम हो जाएगी। सिंपल ये कहना चाहता हूं। कंसेप्ट समझो क्या है, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रहता है तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा ये चीज कम हो जाएगी, या फिर ये कम होगी तो ये बढ़ जाएगी। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, चलो वो क्वेश्चन करते वक्त ही करवाऊंगा आपको। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया प्राइस कंजप्शन वाला, तो हम क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 40%। कुछ भी हो सकता है, किसी का भी प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, कोई कमोडिटी है उसका प्राइस जो है वो 40% से बढ़ गया है, 40% बढ़ गया है। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज टू नॉट इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नॉट इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा उसे बढ़ाना ही नहीं है। या लिखा हुआ सो एज टू नॉट डिक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। मतलब जहां पर बात कर रही है कि एक्सपेंडिचर से छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें भी यही कहा हुआ है नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक्सपेंडिचर सेम ही रखना है। जब भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला कंसेप्ट आ रहा है, एक फॉर्मूला याद रखो, और आपको मैं तरीका भी बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला होता है 100 x अपॉन 100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा ना, तो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था प्राइस कमोडिटी का बढ़ गया है, अगर प्राइस बढ़ता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। और दूसरा केस क्या होगा, प्राइस कम हो रहा है, अगर प्राइस आपका कम हो रहा है कमोडिटी का, एक्सपेंडिचर सेम ही है, तो फॉर्मूला सेम ही होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। समझिए, ये फॉर्मूला आपको यूज कर, जैसे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, यहां पर कहा जा रहा है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 40%। प्राइस रेज्ड मतलब प्राइस बढ़ गया है, तो एक्स के हमारे पास प्राइस होता है, तो प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स की जगह में 40 लिखूंगा अपॉन 100 प्लस एक्स की जगह में 40 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 40 अपॉन 140 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 7 से करो 14, तो 2 को अब यहाँ से 5 से कर लो, और कुछ करता है, 2 को 1 से करो, 2 को 20 से करो। यहाँ पे मैंने कोई शायद से मिस्टेक वगैरह कर दिया क्या, एक बार हम देखेंगे यहाँ पर कोई मिस्टेक कर बैठा हूँ, 40 अपॉन 140 इंटू 100 करना था ना, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में मैंने, बिल्कुल बेसिक सी, है ना, बिल्कुल बेसिक सी मिस्टेक मैंने कर दी यहाँ पे। 40 अपॉन 140 इंटू 100, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 7 से करो 14, 2 को 5 से करो, हमारे पास ये आ गया। अब कुछ और तो कट नहीं रहा, तो 5 को जब मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, 200 अपॉन 7, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में था कि बाय हाउ मच परसेंट हाउस होल्ड रिड्यूसेस कंजप्शन, तो 200 बाय 7% मेरे पास आंसर आ रहा है। लेकिन जब मैं ऑप्शन में देखूंगा ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा, तो मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। नीचे 7 तो हर जगह देखने को मिल रहा है, अब आप खुद सोचो क्या आंसर हो सकता है। आप एक को ट्राई भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाओगे, वहां पे लिखा है 28 4 अपॉन 7। जब आप 7 को 28 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 196, उसमें 4 ऐड 200, 200 बाय 7,
उसकी मिक्स इंस्ट्रक्शन यही बनती है। आप एक एक ऑप्शन को ट्राई करके भी देख सकते हो, समझ गए हो। ये तो हालांकि बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको करवाए हुए, पहले ही स्टार्टिंग में करवाए हुए, आप वो आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। आप फिलहाल समझने के लिए ये देखो कि जो आपका आंसर है वो 200/7% आ रहा था, उसी को चेंज करके ये लाया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक तरीके से करता हूँ, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है वो बेसिक कंसेप्ट एक बार सीख लो। आपको ये याद रखना है 200/7, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। 200/7 आंसर आ रहा था, ये मैं साइड में लिख देता हूँ। क्या आपको इतना क्वेश्चन दिख भी रहा है व्हाइट बोर्ड में? हाँ, आपको दिख भी रहा है। ये 200/7 आपको याद रखना है। अब इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक मेथड से कराता हूँ आपको। जो मेथड आपको फॉर्मूला कभी भी भूल जाए या कोई अलग तरीके के क्वेश्चन भी आ जाए, तो आपको यही फॉर्मूला, यही जो अप्रोच मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही यूज करनी है। प्राइस क्या था? 40% से बढ़ गया है। अब आपको मैंने परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में कराया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, और आपको कहा था वो टेबल याद करना। अगर आपने वो टेबल याद किया होगा आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली, नहीं किया होगा तो आपको हर बार इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 2/5 मेरे पास आ जाएगा। मतलब 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 2/5 होती है। ये मैं क्यों सॉल्व करूँ? क्वेश्चन में 40% बोला हुआ था। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये हर जगह काम आएगा। ये 2/5 है, ठीक है। जो इसमें जो नीचे की तरफ आंसर होता है ना, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, प्राइस में यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो प्राइस मेरे पास क्या है, ओरिजिनल प्राइस मेरे पास क्या है, क्योंकि 40% है ना, हमें उसको फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज करना है। पहले हमने चेंज कर दिया, 40% 2/5 आता है। मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी? ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास 5 हो जाएगी। नीचे जो भी होगा हमेशा वो ओरिजिनल वैल्यू होगी। अब आपको देखना है क्वेश्चन में इंक्रीमेंट बोला है डिक्रीमेंट बोला हुआ है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो चेंज कैसे निकालोगे? ओरिजिनल वैल्यू में इसको ऐड कर दो। और अगर डिक्रीज हो रहा है, कोई चीज डिक्रीज हो रही है, तो इस ओरिजिनल वैल्यू में से इसको माइनस कर दो। समझ गए हो? तो प्राइस 40% बढ़ रहा था, इसका मतलब पहले 5 रुपए प्राइस था, 5 यूनिट प्राइस था, 40% बढ़ रहा था, उस वजह से इंक्रीमेंट की वजह से मैं इस ओरिजिनल वैल्यू में ये नंबर ऐड करूंगा। तो 5 में 2 ऐड करूंगा 7। तो अब जो चेंज हो गया प्राइस वो 7 हो गया। ये कंसेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ भी आ, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको कोई क्वेश्चन आ गया वहां पे 25% बोला हुआ है, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4 होती है, आप सॉल्व भी कर सकते हो। अब उस क्वेश्चन में बोलते डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो इतना तो पता है ओरिजिनल प्राइस 4 रुपए था। अगर डिक्रीज हो रहा है तो 4 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। चेंज होकर आंसर 3 आ रहा है। अगर 25% इंक्रीज हो रहा होता तो 4 में 1 ऐड करता, 5 मिल जाता। ओरिजिनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ये चीज हमारे सामने आ रही है। वही कंसेप्ट हमने यहां पर करा। 40% था, 2/5 आ गया, 5 ओरिजिनल वैल्यू, और चेंज होने के बाद 7 मेरे पास वैल्यू आ गई है। और एक कंसेप्ट आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी एक्सपेंडिचर सेम रहता है, प्राइस और कंजप्शन क्या होते हैं? रिवर्स में चलते हैं। तो यहाँ पर भी इनको रिवर्स में चला देते हैं। अब वैसे भी याद रखो ये रिवर्स में चल रहा है, ठीक है। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अगर प्राइस 5 7 है तो कंजप्शन 7 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था कि कितना कंजप्शन डिक्रीज करना है, एक्सपेंडिचर वगैरह वो ना हो, ठीक है। तो देखो प्राइस इतना था, कंजप्शन बढ़ रहा था, प्राइस बढ़ा, कंजप्शन कम हो गया ना। तो कितना आपको कंजप्शन कम करना है कि सब कुछ सेम सेम रहे? तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपको देखना है। कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा? कंजप्शन कम करना ना, क्वेश्चन में ये कहा हुआ है। 7 में से 5 निकालो 2। जब ये परसेंटेज निकालते हैं हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे निकालते हैं। तो ये ओरिजिनल थी, ये फाइनल वैल्यू थी, है ना। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100, 200/7 आ गया ना। अगर नहीं समझ रहा टेंशन मत लो, हम और भी क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर होता जाएगा। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन को कवर करना होता है। अभी जैसे एक क्वेश्चन और कवर करते हैं, वहां से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर अभी किसी को डाउट रहा भी होगा, एक क्वेश्चन और करेंगे, वहां से और क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में, यहाँ पर कहा गया है प्राइस ऑफ ए शुगर राइजेस बाय 20%। शुगर का प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया है। बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड? तो बताओ कितनी कंजप्शन शुगर की कम करनी पड़ेगी सो दैट मतलब एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, एक्सपेंडिचर चेंज वगैरह ना हो। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वही एक्स अपॉन, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो एक्स की जगह 20 लिख दो, अपॉन 100 + 20 करके 120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा,
2 को 6 से करो 12, 2 को 5 से करो 10 आ जाएगा, 2 को 3 से करो 6, 2 को 10 से करो तो 50/3 आ रहा है ना, 50/3% आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको बेसिक तरीके से करते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1/5 के बराबर। इसका मतलब प्राइस पहले ओरिजिनल कितना था, 5 रुपये, अब वो कहा था ना इंक्रीज हो रहा है तो 5 में ये एक ऐड करूंगा, इंक्रीज होने के बाद प्राइस 6 रुपये हो गया। तो कंजप्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो कंजप्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, हमें परसेंटेज निकालनी है ना, तो डिवाइड में क्या लिखूंगा, जो ओरिजिनल वैल्यू कंजप्शन की, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 6, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो ये क्या आ रहा है 100/6, मतलब ये भी क्या बनेगा कटने के बाद 50/3 बच जाएगा, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखो 50/3 तो कहीं पे है नहीं है, एक ही ऑप्शन है सी जहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन बनी है, इसको सॉल्व कर लो, 3 को 16 से 48 + 2 50/3, तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब वैसे यहाँ पर अगर डिक्रीज वगैरह होता, सेम कंसेप्ट से आप डिक्रीज वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, ठीक है। तो बाकी आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, ये इंक्रीज डिक्रीज वाला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको ये इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ इसलिए तरीका आपको मैं कवर करवा रहा था। अब जैसे देखो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में जा रहा है, यहाँ पर कहा गया है अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 25 kg मोर फॉर ₹225। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन कंसेप्ट सेम रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप चलते कहा जाता है कि कोई भी कुछ भी आप सामान खरीदने जा रहे हो, कोई भी कमोडिटी है, उसके प्राइस में जैसे ही 10% की कमी आती है, मतलब थोड़ा सस्ता हो गया 10%, वो सस्ता हो गया, तो उस वजह से क्या हो रहा है, एक आदमी 25 kg अब वो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है क्योंकि प्राइस कम हो गया है, 10% प्राइस कम हो गया, एक आदमी जो 25 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, सिंपल सी बात है। फॉर ₹225 रुपए में सब कुछ हो रहा है, यानी कि खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, 225 रुपए है। तो बताओ जो ओरिजिनल प्राइस था, वो जो भी हम ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है पर केजी वो कितना, आपको वो बताना है। स्टेप बाय स्टेप चलते, बड़ा आसान है, एक क्वेश्चन और हम ऐसा करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम। डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिडक्शन कितना, 10% का, आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 के बराबर होती है। खर्चा कितना है, 225 रुपए में, है ना, और कितना एक्स्ट्रा ले पा रहा है, वो है 25 kg एक्स्ट्रा ले पा रहा है। कोई बात नहीं, बेसिक तरीके से क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया है क्योंकि अभी पैसेज वगैरह भी आ गया एक्स्ट्रा वगैरह पे, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगने नहीं वाला ना, ये था तो सिर्फ प्राइस वगैरह दिया होता तो हम फॉर्मूला लगाते थे। देखो हम प्राइस यहाँ पे लिखते हैं, पहले प्राइस ओरिजिनल कितना है, 10 यूनिट का है, अब वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने की वजह से क्या है, 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, 9 आ जाएगा, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये आपको समझ आ गया। अब कंजप्शन में चेंज आ रहा है, क्वेश्चन में खुद ही क्या बोला है कि वो 25 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। 25 kg क्यों एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, ये जो चेंज आया है, इस चेंज की वजह से ही वो एक्स्ट्रा सामान ले पा रहा है। तो यानी कि जो एक रेशो है, ये जो एक रेशो है, यानी कि इनके बीच का गैप है, 9-10 के बीच में एक ही का गैप है, एक रेशो बोलो, एक यूनिट बोलो, ये जो एक रेशो या फिर एक यूनिट का गैप है, ये हम किसके बराबर बोलेंगे, 25 kg के बराबर। क्यों, ये डिफरेंस आ ही क्यों रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कुछ खरीद पा रहा है। कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है वो 25 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है। अगर कुछ और बोला होता, हम यहाँ पर देखते कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 का, जो भी दिया, जो भी डिफरेंस आ रहा होता, उसको जितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है उसके बराबर लिख देते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो कंजप्शन में चेंज हो रहा है, और कंजप्शन में चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ये हमने अपने तरीके से निकाला। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इतना चेंज हो रहा है, दोनों बातें सही हैं, हम भी सही हैं, इतना चेंज हो रहा है, क्वेश्चन वाला भी सही है, इतना चेंज हो रहा है, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। हमें इतना समझ आ रहा है एक रेशियो या फिर एक यूनिट 25 kg के बराबर होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में वो बोलता स्टार्टिंग में वो कितना खरीद रहा था, 9 यूनिट खरीद रहा था, या फिर 9 रेशो खरीद रहा था, एक रेशो अगर 25 kg के बराबर है तो 9 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 5 से करो 45, तो 9 को 2 से करोगे 8, 2 25 है ना, 45 तो 4, 9 2 8, 225। इसका मतलब स्टार्टिंग में एक रेशो 25 kg के बराबर है, तो 9 रेशो कितने के बराबर हो जाएगी, 225 kg के बराबर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा था वो स्टार्टिंग में कितना खरीद रहा था,
हम बोलते 225 केजी खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, क्योंकि 1:25 के बराबर है तो 10 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करो, अब वो 250 केजी खरीद पा रहा है ना। सिंपल सी बात है, 25 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा था, अगर पहले 225 है तो 250 खरीद रहा होगा, वही हमने यहाँ पर करा है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोले कि अब वो पहले कितना खरीद रहा था अब कितना खरीद रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला है जो वो पहले ओरिजिनल आपसे पूछे हुए है, जो ओरिजिनल प्राइस था कमोडिटी का 1 किलो वो कितना था। तो देखो 225 केजी, पहले वो कितना लेता है 225 केजी, और कीमत कितने 225 रुपए में ही लेता है वो, है ना। 225 केजी किसके बराबर, 200 रुपए के बराबर। तो अब मुझे बताओ ये 225 कट जाएगा तो ये 1 बचेगा, 1 किलो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वो 1 किलो सामान की कीमत कितनी थी, 1 रुपए थी, यानी कि जो भी चीज वो खरीद रहा था वो 1 रुपए की 1 केजी थी। तो ऐसा आपको 1 रुपए आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे, वहां से और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन एक बार इसको फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, हमने वो कर दिया, कंजप्शन उसका उल्टा हो जाएगा। जो भी वो 25 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा था, जितना भी खरीद पा रहा था वो इस डिफरेंस की वजह से खरीद रहा था, तो मैंने निकाल दिया एक, क्योंकि डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस 25 केजी के बराबर था। अब एक का मुझे पता लग गया है तो इसका भी मुझे पता लग जाएगा, इसका भी मुझे पता लग जाएगा। मुझे जरूरत थी ओरिजिनल वाले की, ये ओरिजिनल होता है, ये फाइनल प्राइस होता है। तो ओरिजिनल क्या था 9 रेशो, 1:25 के बराबर है, तो 9 रेशो किसके बराबर, 225 केजी के बराबर। इसका मतलब पहले वो 225 केजी सामान खरीदता था, लेकिन कितने में खरीदा वो, उसने बोला 225 रुपए में। 225 केजी 225 रुपए के बराबर हो जाएगा, सेम सेम था, कट गया, यहाँ पे 1 केजी, यहाँ पे 1 रुपए, इसका मतलब 1 किलो 1 रुपए में वो खरीद रहा था। अब एक सेम क्वेश्चन और है, वो एक बार वीडियो को पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो, फिर आपको समझ आएगा कि आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना मैं आपको कवर करवाता हूँ कैसे करना है। पहले आप खुद से, क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, सेम मेथड लगाना है। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, क्योंकि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई है, इनेबल्स मिस्टर बद्रा टू बाय एन एक्स्ट्रा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बद्रा जो है वो 5 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। क्यों, क्योंकि सस्ती हो गई है चीनी, तो 5 केजी वो एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। कितने में, 320 रुपए में, यानी कि एक्सपेंडिचर 320 रुपए आ गया। सेम तरीका है, तो बताओ जो शुगर थी उसका ओरिजिनल रेट क्या था, आपको ये बोल दिया। तो फिर से चलते हैं, रिडक्शन कितनी हो रही है, 20% की हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। आप सॉल्व भी कर सकते हो। अब आपको समझ जा रहा है ना कि वो टेबल की कितनी ज्यादा जरूरत आपको पड़ती है, वरना पहले 20% को सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। हम इसी यहीं से क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसे हम कैसे करेंगे, रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब प्राइस जो है वो पहले 5 रुपए था, बाद में 4 रुपए हो गया, और कंजप्शन क्या हो जाएगी, 4:5 हो जाएगी। अब कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, 5 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, वो क्यों, ये कंजप्शन में जो चेंज आ रहा है, एक ये 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, किसके बराबर हो जाएगा, 5 केजी के बराबर, जितनी वो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। अब आपसे पूछा कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो ओरिजिनल कमोडिटी कौन सी है, 4 यूनिट वाली है। अगर 1:5 केजी के बराबर है तो 4 रेशो कितने के बराबर हो जाएगा, 4 × 5 20 केजी, मतलब पहले वो 20 केजी खरीदता था। ये आपको समझ आ गया, क्योंकि 1:5 केजी के बराबर है, तो 4 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि स्टार्टिंग में वो 20 केजी खरीदता था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 केजी कितने में खरीदता था, कितना बोला होता है यहाँ पे, 300 कुछ बोला था ना, कहाँ गया क्वेश्चन ये वाला, 320 रुपए, है ना, 320 रुपए। तो 20 केजी किसके बराबर हो गया, 320 रुपए के बराबर हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, 20 केजी किसके बराबर हो गया, 320 रुपए के बराबर हो गया। तो 1 केजी किसके बराबर हो जाएगा, ये 20 डिवाइड में चला जाएगा, 320 डिवाइड बाई 20, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 16 से 30, मतलब 1 केजी जो है वो 16 रुपए के बराबर हो जाएगा। चीनी जो है वो स्टार्टिंग में 16 रुपए के हिसाब से वो खरीद रहा था। क्लियर हो गया। ये आपसे पूछता कि नया रेट क्या है, अभी कितने में खरीद रहा है, तो आपको पता है 1:5 के बराबर है, 5:25 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अभी वो 25 केजी खरीदता है, तो 25 केजी को 320 के बराबर इक्वेट वगैरह करोगे। तो इस तरीके से आपको समझ आया, वो 16 रुपए में चीनी खरीदा करता था। तो ये क्वेश्चन या कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ।
तो फिलहाल ये टॉपिक आज हम खत्म करेंगे। बाकी किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट रहता है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो सेम क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा परफॉर्मेंस टेस्ट वाला, वो आप ज्वाइन कर लो। 99 रुपीज़ में रहता है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन वहाँ पर मिलते हैं, वहाँ से आप तैयारी वगैरह भी कर सकते हो। थैंक यू फिलहाल के लिए। रीजनिंग में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड सीक्वेंस। इसे इंडेक्सिंग के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी इंडेक्सिंग में इस कैटेगरी से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये टॉपिक आज आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से समझना है। फिर अगर कोई डाउट वगैरह होंगे तो आपने वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको, जैसे आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है उसी का आपको सेम टू सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। देखो इसमें कुछ एक दो फॉर्मूले आपको याद करने और एक बेसिक सी सीक्वेंस याद करनी, फिर सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जो तरीका बताऊंगा वो तरीका आपको यूज करना है। या तो एग्जाम में क्वेश्चन में लेफ्ट राइट बोला होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट समझ आ गया। कभी कभी लेफ्ट की जगह ये सारे वर्ड यूज करे होंगे, लेफ्ट की जगह वो स्टार्ट बोल देगा तो राइट की जगह वो एंड बोल देगा। तो हम जो फॉर्मूले वो लेफ्ट राइट के हिसाब से करेंगे, बस आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर लेफ्ट राइट नहीं दिया हुआ है तो स्टार्ट या फिर एंड दिया होगा। स्टार्ट का मतलब लेफ्ट, एंड का मतलब राइट। या फिर बिफोर और आफ्टर बोला होगा, बिफोर का मतलब लेफ्ट, आफ्टर का मतलब राइट। या टॉप और बॉटम बोला होगा तो टॉप का मतलब हो जाएगा लेफ्ट और बॉटम का मतलब हो जाएगा राइट। इन बातों का ध्यान देना है। लेफ्ट राइट हो गया तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं हुआ या तो स्टार्ट एंड दिया होगा, या बिफोर आफ्टर दिया होगा, या टॉप बॉटम दिया होगा, तो आपको उसके हिसाब से अरेंज कर लेना है। अब ये कंसेप्ट भी समझ आ गया, एक दो बातें और करवाऊंगा फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने करने हैं और हर कैटेगरी के क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा कवर कर सकूं, सो दैट कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप आराम से कवर कर लो। देखो कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो कौन सी बातें। एक तो पहला फॉर्मूला ये है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस वन। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। मतलब कोई भी रो चल रही है, कुछ भी आपको बोलते टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो, या एक लड़के किसी रो में खड़े हुए हैं तो उस रो में टोटल कितने लड़के हैं वो निकालो, या टोटल कितनी लड़कियां हैं उस रो में। अगर सारे लड़कियों की रो है तो उस पूरी रो में टोटल लड़कियां कितनी हैं। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला ये है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, इन अ क्यू एक लाइन है, उसमें कहा जा रहा है सोहन इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। सोहन कहाँ पर है, लेफ्ट साइड से 10th नंबर पर है, एंड 28th फ्रॉम द राइट, और राइट साइड से 28वें नंबर पे है। तो बताओ इस क्यू यानी कि इस लाइन में कितने लोग खड़े हैं। देखो एक लाइन है, इस तरह से लाइन बनी है, कोई कोई लाइन बनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये जो लड़का है सोहन, वो 16th आता है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से अगर हम जाएंगे वो 16th नंबर पर आता है, और अगर हम राइट साइड से आएंगे तो वो लड़का 28वें नंबर पे आता है। सोहन की अगर मैं बात करूंगा, इस लाइन में अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, अगर हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो वो 16 नंबर पे आ रहा है, और अगर हम राइट साइड से आएंगे तो उसकी जो पोजीशन है वो 28वें नंबर पे आती है। समझ आ गया। तो बताओ इस पूरी रो में कितने लोग हैं, आपको वो बताना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्या फॉर्मूला है, टोटल निकालना है। लेफ्ट साइड से 16th नंबर पे है, राइट साइड से 28वें नंबर पे है, लास्ट में माइनस वन कर देना है। तो 28 दो 30 10 40 44, माइनस वन करोगे आंसर 43 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो भी यहाँ पे कहा जा रहा है, हालांकि मैं कोई मिस्टेक यहाँ पर कर बैठा हूँ, मिस्टेक क्या कर बैठा हूँ कि 10th बोला हुआ है यहाँ पर, 10th है लेफ्ट हैंड से और 28 है राइट हैंड से, तो यहाँ पे 10 करना पड़ेगा। 28 और 10 38, 38 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा 37 आ जाएगा। और 37 आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जैसे कुछ और भी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, हाँ ये है। यहाँ पे कहा जा रहा है सुनीता इज 11th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ ए रो ऑफ गर्ल्स। एक लड़कियों की एक रो बनी हुई है, ठीक है, उसमें सुनीता जो 11th है आइदर एंड, दोनों एंड सुनीता 11th नंबर पे आती है। चाहे लेफ्ट साइड से बोलो चाहे राइट साइड से बोलो, सुनीता की पोजीशन कौन सी है, 11th नंबर पे आती है। तो बताओ हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन दैट रो। बताओ कितनी लड़कियां हैं उस रो में, आपको वो बताना है। देखो यहाँ पर क्या है,
आपको पता है सुनीता दोनों साइड से 11th नंबर पे आ रही है, लेफ्ट से भी 11th में, राइट से भी 11th में, तो फॉर्म में तो सब्स्टिट्यूट करना है। 11 और 11 22 में से एक निकाले 21, तो टोटल नंबर ऑफ लड़कियां कितनी हो जाएंगे इस रो में, 21 हो जाएंगी। तो ये जहाँ पे भी देखने को मिल रहा था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अब देखो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन बना हुआ था, उसमें लास्ट में कैसे घुमा दिया था, सेम टू सेम नहीं था, उसमें बता रहा हूँ कैसे घुमा देता है वो। इतना आसान सा क्वेश्चन बनाया हुआ आपको, ठीक है, आपको ऐसे बनाया हुआ है। जैसे वहां पर जैसे मान के चलो आपको यहाँ पे बोलो ना कि सुनीता इज 11th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा कि आइदर एंड ऑफ ए रो ऑफ गर्ल्स, मेंशन करा होगा जो वो रो है वो सिर्फ लड़कियों की रो है ना, उस लड़कियों की रो में सुनीता इस नंबर पर है, तो बताओ टोटल कितनी लड़कियां हैं। अगर आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ऐसे बोला होता सुनीता इज 11th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ ए रो, ठीक है, एक रो है कोई, है ना, उसमें सुनीता जो है दोनों एंड से 11वें नंबर पे है, तो बताओ उस रो में कितनी लड़कियां हैं। अब तब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते तो वो गलत हो जाता आंसर। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होता, लेकिन आपको ये कहा होता इस क्वेश्चन में कि सुनीता इज 11th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ ए रो, ठीक है, वहां पे गर्ल्स वगैरह नहीं मेंशन किया होता, खाली कहा होता कि सुनीता जो है वो इस रो में दोनों साइड से 11वें नंबर पे है, तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, कि टोटल कितनी लड़कियां इस रो में आपको वो बताना है। तो अगर आप वहां पे ये फॉर्मूला लगाते वो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि इस रो में लड़के भी तो हो सकते हैं, है ना, तो ये आपको जो टोटल बताता है कि टोटल इस लोग इस रो में कितने हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के, सबको मिला के टोटल क्या नंबर आता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा था कि जो ये रो है इसमें सिर्फ लड़कियां ही हैं, और इस जो लड़कियों वाली रो है इसमें सुनीता यहाँ से भी 11वें नंबर पे, वहां से भी 11वें नंबर पे है, तो बताओ टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो आपने आंसर बताया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि लड़कियों की रो है इसलिए आपका सही है। अगर ये मेंशन ना होता कि रो में सिर्फ लड़कियां ही हैं, तो अगर आपसे टोटल पूछा होता तो फिर वो गलत हो जाता। मैं जो कहना चाहता हूँ वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिलहाल आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ रो ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा होगा किसकी रो है, एक लेटर्स है, जैसे ABC लेटर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, इनकी रो दी गई है। उस रो में क्या है, अ लेटर, ए लेटर इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो ए लेटर है वो लेफ्ट एंड से 5th नंबर पर है, एंड 12th फ्रॉम द राइट एंड, और राइट एंड से वो 12वें नंबर पे है। तो बताओ उस रो में टोटल कितने लेटर हैं, तो इजी है ना, टोटल किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। एक अल्फाबेट लेफ्ट साइड से 5th नंबर पर है और राइट साइड से वही अल्फाबेट 12th नंबर पर है, तो बस यही तो फॉर्मूला आपको यूज करना, 12 5 17 और 1 16, तो 16 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जैसे देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ गया है। चेंज किस तरह से है, यहां पर कहा हुआ है इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स की क्लास है, रैंक ऑफ आयुष इज 15th फ्रॉम द टॉप, आयुष की रैंक अगर हम टॉप से देखेंगे 15th नंबर पर आती है। देन रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम बॉटम, बॉटम से आयुष की रैंक क्या हो जाएगी, मैंने आपको पहले कहा था टॉप का मतलब लेफ्ट, बॉटम का मतलब राइट, है ना। इस क्वेश्चन में चेंज ये करा गया, आपको पहले ही बोल दिया है कि क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बता दिए। यहां पर टोटल आपको पहले ही बता दिया टोटल कितना है, टोटल 45 है। फिर आपको ये बोल दिया कि आयुष की रैंक टॉप से यानी कि लेफ्ट साइड से कितनी है, 15 है। लेफ्ट साइड से भी हमें पता है कौन सी रैंक आ रही है, 15th नंबर पर आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम बॉटम, बॉटम से आयुष की रैंक क्या हो जाएगी, आपको वो बताना था। चलिए जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे वहां पर लिखा हुआ था एक क्लास है 45 स्टूडेंट्स की, तो मुझे पता नहीं कहां तक कवर करवाया था। टोटल 45 स्टूडेंट इस बार आपको पहले दिया होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 45। रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम द टॉप यानी कि लेफ्ट साइड से कितनी रैंकिंग दी हुई है, लेफ्ट साइड से 15th नंबर पर है, तो आपको बताना है आयुष की रैंक बॉटम से कितनी है, मतलब राइट साइड से उसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी। तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, हमने वही फॉर्मूला यूज करना है। टोटल की जगह 45 इक्वल्स टू लेफ्ट की जगह 15, राइट का पता नहीं है वैसे ही कर दो -1, ये फॉर्मूला में यूज करना है। 45 इक्वल्स टू 15 में से 1 निकाले, ये 14 प्लस r हो जाएगा, ये 14 वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। 45 -14 इस तरह से हमें करना है। 31 आपको देखने को मिल रहा है,
31 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। चाहे आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो, या फिर टोटल नंबर दिया हो, लेफ्ट या राइट से कोई भी पोजीशन पूछे आप वो भी बता सकते हो। लेकिन ये देखने के बाद अगर आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे आप गलती कर सकते हो, मिस्टेक क्यों कर सकते हो, अभी आने वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसी के बाद क्लैरिटी आपको मिलेगी। फिलहाल ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता था ये आपको क्लियर हो गया होगा ये किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। अब यहां से जो क्वेश्चन है ना, वो जो बेसिक क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए। हालांकि एग्जाम में बेसिक जो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा था, जिनको कंसेप्ट नहीं पता होता उनके लिए वो भी डिफिकल्ट होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी आज भी एग्जाम में आते हैं। लेकिन जो अब करवाने जा रहा हूँ ये तो क्वेश्चन थोड़े और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको ध्यान से समझना है। यहाँ पर कंसेप्ट लगने वाला है, कंसेप्ट यही यूज होने वाला है, बट आपको समझना कंसेप्ट लगाना कैसे है। क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, इन अ रो ऑफ बॉयज, क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो वो रो है वो किसकी है, बॉयज की रो है। फिर कहा गया है ए इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ए कहां पर है, लेफ्ट साइड से 13th नंबर पर आता है, एंड डी इज 17th फ्रॉम द राइट, डी कहां पर है, राइट साइड से 17th नंबर पर है। अब मान के चलो यही क्वेश्चन आपके सामने यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, बोला होता इन ए रो ऑफ बॉयज, बॉयज की रो है, ए 13th है, ए कोई लड़का ही है क्योंकि लड़कों की रो है तो ए भी जो भी नाम दे सभी लड़के ही होंगे। ए 13th नंबर पर आता है लेफ्ट हैंड से, एंड डी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड, डी राइट हैंड से 17th नंबर पे आता है। फिर आपको बोलता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, बताइए टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे। तो आप क्या बोलते, लेफ्ट साइड से क्या है, लेफ्ट साइड से हमारे पास 13 है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट साइड से 13 है प्लस, फिर आप बोलते राइट साइड से हमें 17 दिया हुआ है -1, इसको कैलकुलेट करते और जो भी आंसर होता है वो ऑप्शन में दिखता, आप बोलते क्वेश्चन ठीक हो गया। लेकिन वो गलत हो जाता, क्यों, इस बात पे कंसेप्ट छिपा हुआ क्वेश्चन का। कहा है बॉयज की क्लास है, रो बॉयज की रो है, ए 13th है लेफ्ट हैंड से, ये इस तरह से है। अगर मैं लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है, अगर मैं यहां से जाऊंगा जो ए की पोजीशन, अगर ए लेफ्ट हैंड से जाता है 1 2 ऐसे करते करते ए 13th नंबर पर आता है, और अगर मैं डी की बात करूंगा, डी राइट साइड से आता है और कौन सी पोजीशन पर आता है, वो 17th नंबर पर आता है। ऐसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हमने अभी तक जब भी टोटल निकाला है वो हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर यूनिट को ध्यान पे रखते हुए निकाला है। जैसे ए की पोजीशन से लेफ्ट से 13 है और मुझे ए की पोजीशन ही राइट से पता होगी तभी मैं टोटल निकाल पाऊंगा। जब मैं टोटल निकालता हूं ना, ये एक पर्सन के रिस्पेक्ट पे निकालता हूं, ए अलग है, डी अलग है, ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से दी है, डी की राइट साइड से दी है, मैं टोटल नहीं निकाल सकता। टोटल में तभी निकाल सकता था जब ए की पोजीशन लेफ्ट से तो दी है, ए की पोजीशन राइट से भी दी होती, अगर ए की पोजीशन लेफ्ट राइट दोनों साइड से दी होती तभी मैं टोटल निकाल सकता था। या फिर जैसे यहाँ पर डी की पोजीशन राइट साइड से दी है, अगर डी की पोजीशन लेफ्ट साइड से भी दी होती तो भी मैं टोटल निकाल सकता था। कहने का मतलब ये है किसी पर्टिकुलर एक यूनिट की, एक लड़के की दोनों तरफ से पोजीशन दी हुई है लेफ्ट राइट से, तभी मैं टोटल निकाल सकता हूं। अगर अलग अलग पर्सन या वेरिएबल्स आपके सामने आ रहे, इनकी पोजीशन लेफ्ट साइड से दी है, इन दोनों को यूज करके आप टोटल नहीं निकाल सकते, वो गलत हो जाएगा। ये कंसेप्ट मैं को समझाना चाहता था। अब इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज, एक बॉयज की रो स्टार्टिंग से कवर करता है, ठीक है, आराम से समझना है क्योंकि एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूं आपको, तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इन अ रो ऑफ बॉयज, बॉयज की रो थी, ए इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, ए जो है वो लेफ्ट एंड से अगर हम जाएंगे तो 13th नंबर पर आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर कहा जाता है डी इज 17th फ्रॉम द राइट, अगर मैं राइट साइड से आऊंगा तो डी की पोजीशन कौन सी है, डी की पोजीशन 17th नंबर पे आती है। उसके बाद क्या कहा हुआ है, इफ इन दिस रो, अगर इस रो में ऐसा होता है, ए इज 11th फ्रॉम द राइट, ए राइट साइड से 11th नंबर पर आता है, राइट साइड से ए जो है वो 11th नंबर पर आता है। अब मुझे एक बेनिफिट मिल गया है, वो क्या है कि ए की पोजीशन मुझे लेफ्ट साइड से भी पता लग गई है, ए की पोजीशन मुझे राइट साइड से भी पता लग गई है, और यही तो मैं चाहता था। फिर आपसे लास्ट में पूछा क्या गया है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट, डी की पोजीशन क्या हो जाएगी लेफ्ट साइड से। कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा,
आप किसी भी एक यूनिट की दोनों साइड से वैल्यू निकाल दो ना, लेफ्ट राइट से, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे करना है, मुझे एक ही लेफ्ट से भी पता है, एक ही राइट से भी पता है। मैं इतना तो बता सकता हूं कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ठीक है। तो टोटल का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट साइड से 13th नंबर है, राइट साइड से 11th नंबर है, और माइनस में 1 करूंगा। 13 और 11 करेंगे 24 बन जाएगा, 24 में से 1 माइनस करके 23 बन जाएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, ये जो पूरी रो बनी हुई है इसमें टोटल 23 लड़के हैं। इतना मुझे कंसेप्ट समझ आ गया। अब उसने पूछा था कि डी की पोजीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि डी भी तो इसी रो में आ रहा है ना, इसी लड़कों की रो में आ रहा है। तो मुझे पता है टोटल मेरे पास फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फॉर्मूला मुझे यूज करना होता है। और मुझे इतना भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। मैं मार्कर दूसरा यूज करूंगा लेकिन मुझे मिल नहीं रहा कहां पर है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। नहीं, मिल गया। चलो यहां पर देखो, अभी चलना चाहिए। टोटल क्या है, टोटल 23 है। लेफ्ट साइड से पोजीशन डी की क्या है नहीं पता, वही तो सॉल्व करना है। लेकिन राइट साइड से पता है, वो 17th नंबर पर है, -1 करो। इसको सॉल्व करते हैं, 23 इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 17 में से 1 गया 16 आ जाएगा, है ना। तो लेफ्ट, ये 16 यहां पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड से 7th पोजीशन आ जाएगी डी की। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन कवर करा। जब एक पर्टिकुलर यूनिट की, एक पर्टिकुलर पर्सन की मुझे दोनों साइड से पोजीशन पता थी, मैंने टोटल निकाल दिया। अब जब मैंने टोटल निकाल दिया, उसी टोटल को इसके लिए मैंने यूज कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, और भी एग्जांपल करेंगे। जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। बस कंडीशन यही है कि आपको ध्यान से समझना है, यहां वहां ध्यान नहीं देना। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, सिर्फ उसी बात पे फोकस करना है, किसी और ख्याल में नहीं खोए रहना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में है, यहां पर लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ा नहीं जाएगा या मैंने पेज में लिख के सामने फोटो लगाई होगी सामने, तो शायद से पढ़ाना चाह रहा हूं। मैं एक बार बोल के बता देता हूं। लिखा हुआ है आशीष इज 35 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक कोई भी रो हो सकती है, उसमें आशीष जो है वो 35 है लेफ्ट हैंड से, वाइल रोहन इज 30 फ्रॉम द राइट हैंड। आशीष की पोजीशन लेफ्ट साइड से 35 है। चलो मैं आपको बना के बताता हूं, ठीक है। ये मेरे पास रो आ चुकी है, इसमें जो आशीष की पोजीशन है लेफ्ट साइड से वो 35 है, और रोहन की जो पोजीशन है वो राइट साइड से है। और रोहन की पोजीशन कौन सी है, रोहन 30 नंबर पर आ रहा है। फिर कहा जाता है, लेकिन एक कंडीशन यहां पे और चेंज कर दिया है। कैसा चेंज करा हुआ है, आशीष इज 35 फ्रॉम लेफ्ट हैंड while रोहन इज 30 फ्रॉम राइट एंड 9th टू द राइट ऑफ आशीष। अब इस बात को समझना है, इसी बात पे सारा क्वेश्चन बना हुआ है। यहां पे एक बार मैं फिर से बना देता हूं, ठीक है। ये आशीष की 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये मान जो 35 वाली पोजीशन आती है, तो आशीष यहां पर है, लेफ्ट साइड से आशीष 35 नंबर पर है। वैसे जब मैं 1 2 3 4 ऐसे करूंगा तो रोहन कहीं पे यहां पर आ रहा है 30वें नंबर पे। जब मैं रोहन को राइट साइड से लाऊंगा तो रोहन 30 नंबर पर आ रहा है। अभी तक ये क्वेश्चन समझ आया। अब जो मैं आपके सामने लाइन पढ़ूंगा उसको ध्यान से समझना है। आशीष इज 35 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रोहन इज 35 फ्रॉम राइट हैंड। रोहन जो है वो राइट हैंड से 30 नंबर पर है, एंड 9th टू द राइट ऑफ आशीष। आशीष के राइट में 9th नंबर पर है। यहां से तो समझ आ गया। अब आशीष के राइट साइड में 9th नंबर मतलब 1 2 3, क्योंकि राइट साइड उधर हुआ ना, तो आशीष तो यहां पर आ रहा है। इसके राइट में 9th नंबर पर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो हम कहां पर पहुंचे थे कि आशीष 35 है लेफ्ट हैंड से, रोहन 30 है राइट हैंड से, और लिखा हुआ था 9th टू द राइट ऑफ आशीष। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट भी है, आशीष के राइट साइड में 9th नंबर पर आता है, तो यानी कि ये भी पोजीशन रोहन की हो जाएगी। अब देखो, आपको पता है ये लेफ्ट साइड से पोजीशन आ रही थी, आशीष की 35 नंबर पे है। 36 37 38 39 40 41 42 43 44। इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड से ही आऊंगा तो लेफ्ट साइड से रोहन की पोजीशन भी मुझे मिल गई है 44। उसने खुद ही हिंट दी हुई थी।
आप डायरेक्ट भी 35 में आप 9 ऐड करके 44 आंसर बना सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उसने हिंट क्यों दिया है, ताकि एक ही पर्सन की मैं दोनों साइड से पोजीशन निकाल सकूं। रोहन की राइट साइड से तो दी हुई थी, लेफ्ट साइड से उसने डायरेक्टली नहीं दी थी, उसने हिंट दी थी। हिंट क्या दी है कि आशीष के राइट में 9th नंबर पर आता है। आशीष की पोजीशन मुझे पता है लेफ्ट साइड से ये है, इसका राइट मतलब उस साइड 9th नंबर पे जाना है। तो 35 में 9 और ऐड करूंगा 44। तो रोहन की मुझे लेफ्ट साइड से पोजीशन भी पता लग गई है कि लेफ्ट साइड से रोहन 44 नंबर पर आता है। अब टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं इस क्यू में, इस रो में, जो भी आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला आपको पता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 44 और 30 की 74 में से 1 माइनस करेंगे 73 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन 73 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया, एक क्वेश्चन और देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने कवर कर लेना है, और कोई आएगा तो भी कवर करना, लेकिन मैं वो भी करवाता जाऊंगा। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में है, यहां पर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के भी आपको बताता हूँ, और फिर इसी तरीके से आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके भी ट्राई करना। कहा गया है मकरंद इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मकरंद लेफ्ट हैंड से 28वें नंबर पर आता है, एंड 12th टू द राइट ऑफ प्रिंस, और प्रिंस के 12वें राइट साइड में आता है, हु इज 48 फ्रॉम द राइट हैंड, जो कि राइट हैंड से 48वें नंबर पे है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्संस ऑफ दिस क्यू, इस क्यू में कितने लोग हैं आपको वो बताना है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मकरंद लेफ्ट हैंड से 28वें नंबर पर आता है, ये मेरे पास वो रो आ चुकी है। मकरंद की अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड से, मकरंद 28वें नंबर पर आ रहा है, मकरंद लेफ्ट साइड से 28वें नंबर पर है। 1 2 3 करते करते ये मकरंद की पोजीशन आ गई लेफ्ट साइड से। फिर वो कहता है मकरंद इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 12th टू द राइट ऑफ प्रिंस, और प्रिंस के राइट में 12वें नंबर पे आता है। हु इज 48 फ्रॉम द राइट हैंड, जो कि यानी कि प्रिंस की बात करी जा रही है, प्रिंस राइट हैंड से 48 नंबर पर है। प्रिंस जो है वो राइट हैंड से ऐसे आता जा रहा है, तो प्रिंस राइट हैंड से 48 नंबर पर आता है। 1 2 3 4 करके जो भी पोजीशन आएगी, प्रिंस 48 नंबर पर आता है। अब पहले लाइन पे फिर से आते हैं, मान के चलो प्रिंस की जो पोजीशन आ रही है 1 2 3 4 करते करते प्रिंस यहां पर आ गया, 48 नंबर आ रहा है। प्रिंस की पोजीशन मान के चलो ये वाली आ गई राइट हैंड से 48 नंबर पे। अब क्वेश्चन फिर से बढ़ते हैं। मैं आपको पहली बार करवा रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। जब आप इन क्वेश्चन को खुद से करोगे प्रैक्टिस करने के बाद, ये 30 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। मकरंद इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मकरंद लेफ्ट हैंड से 28वें नंबर पर है, एंड 12th टू द राइट ऑफ प्रिंस, प्रिंस के राइट साइड में आता है 12वें नंबर। प्रिंस ये है, प्रिंस का राइट साइड उधर हो जाएगा, तो प्रिंस का राइट साइड में 12वें नंबर पे मुझे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां पर आ चुका है। कौन? मकरंद। अब देखो मकरंद की मुझे लेफ्ट साइड से पोजीशन पता है, मकरंद की मुझे राइट साइड से भी पोजीशन पता लगी। कैसे? प्रिंस की हेल्प से। देखो प्रिंस यहां से 48 नंबर पर आ रहा था, प्रिंस 48 नंबर पर यहां पे आ रहा था राइट हैंड से, और मकरंद यहां पर आ रहा है 48, क्योंकि 1 2 3 4 करते थे 48 पहुंचा होगा, तो प्रिंस यहाँ, मकरंद यहाँ पे है। 48 अगर ये तो 47 हुआ होगा, 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36, यानी कि मकरंद जो है राइट हैंड से 36 नंबर पर आ रहा है। इतना मुझे समझ आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 48 में से ये जो आपको 12 दिए वो माइनस कर दो, तभी 36 आंसर आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए ये लाइंस बना रहा हूं। कंसेप्ट समझ आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन को? तो मकरंद की पोजीशन मुझे लेफ्ट साइड से भी पता लग गई है, मकरंद की पोजीशन मुझे राइट साइड से भी पता लग गई है। तो हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला में पता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आपके सामने आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वो बोल रहे होंगे पहले वाले क्वेश्चन में तुमने ये ऐड किया था, इस क्वेश्चन में माइनस किया था। उसका रीजन क्या है? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? आशीष इज 35 फ्रॉम लेफ्ट हैंड while रोहन इज 30 फ्रॉम राइट एंड 9 टू द राइट ऑफ आशीष। उसमें हम इस पोजीशन के हिसाब से राइट साइड में जा रहे थे, है ना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमें इसके हिसाब से हम दूसरे की हेल्प लेते, यहां से 9th नंबर पे जा रहे थे।
क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड से जब नंबर निकालना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, जब मुझे राइट साइड से नंबर निकालना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बता भी दिया। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये दोनों कंसेप्ट जो हैं वो समझ आ रहे होंगे। अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आ गए, आगे चलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं, वो देखो कैसे कवर करेंगे। अब ये जितने भी हमने कंसेप्ट करें इन सभी से अलग है यहाँ पे टोटल वगैरह वाला फॉर्मूला, क्या पता यूज हो क्या पता ना भी यूज हो। क्वेश्चन पढ़ो क्या कहा गया है। इन अ रो, कोई एक रो है, उसमें a इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, a जो है वो लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर आता है, एंड b इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, और b जो है वो राइट हैंड से 16 नंबर पे आता है, एंड देयर आर 5 मेंबर्स बिटवीन a एंड b, a और b के बीच 5 मेंबर और बैठे हुए हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, बताइए टोटल कितने मेंबर हैं। देखो ऐसे भी तो हो सकता है, कहा गया कि एक रो है उसमें a 12th नंबर पर आता है, 1 2 3 4 करते करते 12वां नंबर है, ठीक है, a जो है 12वें नंबर पे आता है। उसी तरीके से कहा गया है b इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से अगर मैं आना स्टार्ट करूंगा, मान के चलो 16th नंबर ये वाला आता है, तो b जो है वो 16th नंबर पे आता है। ये a की पोजीशन आ गई, ये b की पोजीशन आ गई, और कहा गया है एंड देयर आर 5 मेंबर्स बिटवीन a एंड b, ये तो a है और b है, इनके बीच में 5 मेंबर और हैं, 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में 5 मेंबर और भी बैठे हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 12 तो यहां पे थे प्लस 16 इस साइड से थे और ये 5 एक्स्ट्रा और थे, इन सभी को ऐड कर देता हूं, 16 2 18 10 28 33 मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रो में टोटल कितने हो, एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं उस रो में टोटल हम मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 ही स्टूडेंट हो टोटल, 18 ही लोग, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी। मान के चलो हमें पता है कि टोटल 18 ही लोग थे। अब ए लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ए यहां पर आ गया है। बी कितने नंबर पे है, बी 16वें नंबर पे था, बी 16वें नंबर पे है, यहां से राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बी मान के चलो यहां पर है, समझिए। तो इनके बीच में 5 बंदे ऐड हो गए हो, तो जरूरी नहीं है कि ए यहीं पर खत्म हो जाएगा बी वहीं पर खत्म हो, बीच में 5 बच जाएंगे। ऐसे भी तो कुछ अरेंजमेंट हो सकती थी कि टोटल रो में 16-17 ही लोग हो, तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा हो तो इन दोनों के बीच में 5 बंदे आ रहे हो, तब मैं ऐसे नहीं ना कर सकता था 16 + 12 जैसे मैं कर रहा था। ये मैं तभी कर रहा हूं अगर एक बहुत बड़ी रो है तो मैं बोलूं कि 12 नंबर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ए यहाँ पर आ गया, वहां से अगर मैं काउंटिंग करूंगा 16 यहाँ पे खत्म हो रहा है और बीच में 5 लोग और एक्स्ट्रा ऐड आ रहे हैं, तो मैं ये कंसेप्ट लगाऊंगा। वो तो ठीक था, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशन ऐसी दी नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे 33 आंसर बोल नहीं सकते। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या मैं आपको वो समझाता हूँ। ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो भी अभी आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। यार ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया था, यहाँ पर क्या लिखा होता, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ए जो है 12वें नंबर पे आता है, पोजीशन ऑफ ए इज 12th, है ना, ए जो है वो 12वें नंबर पे आता है लेफ्ट साइड से, बी जो है वो 16th नंबर पे आता है राइट हैंड से, एंड देयर आर 5 मेंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 5 मेंबर हैं, तो फाइंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, बताइए टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने, आपसे ये पूछा गया है ना, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, एक केस मैंने ये लेके चल लिया कि ये ए है ये बी है, पीछे 5 बंदे फिट कर लिए। अब मैं एक दूसरा केस भी बनाता हूं, यहाँ पर एक केस और भी तो बन सकता है, यहाँ पर वो इस तरह से बन सकता है कि मैं ये रो बना रहा हूं, ये ए आ गया 12वें नंबर पे, यानी ए की पोजीशन 12वें नंबर पे, ठीक है, और जब मैं बी की काउंटिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 करते करते बी यहां पर आ गया 16वें नंबर पे, बी राइट साइड से यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, समझ गए हो क्या केस बना रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए 12वें नंबर पे यहां पर आ रहा होगा और वहां से मैं जब आऊंगा बी 16वें नंबर पे यहां पर आ रहा होगा, 1 2 3 4 5, इनके बीच में 5 बंदे ऐड कर लिए,
इसमें कोई गलती है क्या? कोई गलती नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा, मुझे पता है बी जो है वो राइट हैंड से कौन से नंबर पे आ रहा है? 16वें नंबर पे आ रहा है। और अगर मैं बी की बात करूंगा, लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पे आ रहा है? आपको पता है लेफ्ट हैंड से ए जो है 12वें नंबर पे आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड से देखूंगा तो लेफ्ट हैंड से अगर ये 12वें नंबर पे है तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, लेफ्ट हैंड से बी छठे नंबर पे आएगा। बी जो है लेफ्ट हैंड से 6th नंबर पर आएगा। ये समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? ये मैं दूसरा केस लेके चल रहा हूं। बी तो मुझे पता राइट साइड से 16वें नंबर पे आता है और ए का मुझे पता लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर आता है, तो बीच में 5 बंदों का गैप भी तो है। तो अगर मैं बी की पोजीशन लेफ्ट साइड से निकालूंगा तो लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर है 11, 10, 9, 8, 7, 6, तो 6th नंबर पर आता है बी अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊंगा। तो यहां से अगर मैं टोटल निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, लेफ्ट प्लस राइट -1, 16, 6, 22, 22 में से 21, तो यहां से तो 21 आंसर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे आंसर क्या है? अब उसके लिए आपको ऑप्शंस देखने हैं। हो सकता है ऑप्शन में क्या बोलते हैं 33 हो, 44, 55, 66 हो, आप 33 टिक कर लोगे। हो सकता है ऑप्शन में 21, 22, 24, 28 हो, आप 21 टिक कर लोगे। हो सकता है ऑप्शन में आइदर 31 और 21 दिया हो, आप उसको टिक कर दोगे। हो सकता है 33 दिया हो और ऑप्शन नंबर डी में कांट बी डिटरमाइंड, कांट से ऐसा कुछ बोलो, आपको कांट डिटरमाइंड या कांट से में टिक कर देना है, क्योंकि या तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, है ना। तो या तो अगर ऑप्शन में 33 है और बाकी ऑप्शन ऐसे जिसमें 21 नहीं आ रहा, आप इसको टिक कर दोगे। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों आ रहे हैं अलग अलग जगह पे, आप कांट से बोल दोगे। आइदर करके आ रहा है तो वो आइदर वाला टिक कर लोगे, वो ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, आपको इसी तरीके से समझने होंगे। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी हैं, वो भी कवर कर लेते हैं, फिर आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में है। यहां पर कहा जा रहा है इन अ क्लास ऑफ 115 स्टूडेंट्स, 115 स्टूडेंट की क्लास है। अब ये क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं बेसिक सा फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला आपको यूज करना है और क्वेश्चन आपके बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको। इन अ क्लास ऑफ 115 स्टूडेंट्स, एक क्लास है 115 स्टूडेंट, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे दिए हैं, मतलब टोटल नंबर आपको बोल दिया हुआ है। कहा जा रहा है राहुल्स रैंक इज 44th फ्रॉम द टॉप, राहुल की रैंक टॉप से 44 नंबर पे आती है। एंड प्रमोद रैंक इज 46 फ्रॉम द बॉटम, और प्रमोद की रैंक बॉटम से 46 नंबर पर आती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन बिटवीन राहुल एंड प्रमोद, बताइए इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। समझ गए क्वेश्चन क्या है? आप इसको लेफ्ट राइट भी ले सकते हो। कहा जा रहा है कि 115 स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है। जो राहुल है, राहुल ही है, हाँ, राहुल की रैंक लेफ्ट साइड से 44 नंबर पे आती है। प्रमोद की रैंक राइट साइड से, प्रमोद की रैंक जो राइट साइड से वो कौन से नंबर पे आती है? 46 नंबर पे आती है। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? इस बार आपको ये बोल दिया है, पहले आपको दिया होता था कि इनके बीच में इतने बच्चे बैठ रहे हैं, इस बार आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठेंगे और टोटल नंबर आपको दिया हुआ है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो भी आपको टोटल नंबर होगा, जो भी आपका टोटल नंबर है, वो बाकी दोनों का सम करके देखो। जैसे राहुल की 44 है, इसकी 46 है, इन दोनों का सम करके देखो। अगर कभी भी टोटल वाली वैल्यू बाकी दोनों के सम से ज्यादा होगी तो आंसर क्या कर दोगे, सिंपली टोटल माइनस उन दोनों का सम। अभी करके बताऊंगा। और दूसरे केस में जो हमारे पास टोटल आता है, अगर वो कम होगा इन दोनों की वैल्यू से, मतलब इन दोनों का सम करने से कम आएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल में पहले 2 ऐड कर लो फिर माइनस कर लो सम। अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला आपको बता रहा था। अभी जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको पढ़ के बता रहा था, इसमें क्या लिखा हुआ था, टोटल आपको पता है 115 है, ठीक है। राहुल और प्रमोद दोनों की रैंक को अगर मैं ऐड करूंगा, ए प्लस बी करूंगा, मतलब ए राहुल हो गया, बी प्रमोद हो गया, तो मेरे पास कितना आएगा, एक 44 है और एक 46 है। 44 और 46 ऐड करो, कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। देखो जो टोटल है वो दोनों के सम से बड़ा है। अगर टोटल दोनों के सम से बड़ा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल में से ये सम माइनस कर दो। तो 115 में से 90 माइनस कर दो, कितना बन जाएगा, 125 मेरे पास आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में
25 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। अब जैसे आगे देखो, आगे अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है ना कि 115 स्टूडेंट यहां बनाऊंगा, 90 वहां बनाऊंगा, तो व्हाइट बोर्ड में बनेंगे, टाइम बड़ा लगेगा, इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूं। आगे क्वेश्चन करवाता हूं, उसमें आपको बताता हूं कैसे करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि वहां पे नंबर कम दिए होंगे, हम वो ड्रॉ भी कर पाएंगे व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स की वो क्लास है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 10 हो गए। फिर कहा जा रहा है सुबाहुज रैंक इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सुबाहु की रैंक लेफ्ट साइड से 8 है और हरप्रीत की रैंक राइट साइड से 7 है, ठीक है। तो देखो अगर मैं सुबाहु और हरप्रीत दोनों का a प्लस बी करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक की रैंक 8 है, एक की रैंक 7 है, तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो मेरे पास का जो टोटल है वो सम से छोटा है, तो केस में दूसरा वाला लगाऊंगा। जब टोटल सम से छोटा हो तो मुझे आंसर कैसे निकालना है, जो भी टोटल था उसमें पहले 2 ऐड कर लो, फिर उसमें से ये माइनस कर लो, है ना। तो 10 और 2 12 और 15, 12 और 15 का गैप कितना था, 3 का। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 3 स्टूडेंट बैठे हुए थे, ये तरीका है। अब ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, लेकिन कैसे लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्व भी करके बताता हूँ कैसे इसको करना है। देखो टोटल कितने स्टूडेंट थे, टोटल यहाँ पे क्या कहता है 10 स्टूडेंट थे। मैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट लाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मैंने यहाँ पे 10 स्टूडेंट बना दिए। कहा गया सुबाहुज रैंक इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सुबाहु 8 नंबर पर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पे सुबाहु आ गया है, क्योंकि सुबाहु लेफ्ट साइड से 8 नंबर पर आ रहा था। फिर कहा गया था हरप्रीत रैंक इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड, हरप्रीत राइट साइड से 7th नंबर पर आ रहा है, राइट साइड ये है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हरप्रीत कहां पर है, हरप्रीत यहां पर आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3, वही तो आपसे पूछा हुआ था, तो वही फॉर्मूला मैं आपको बताया था। इसी तरीके से आप कुछ छोटे नंबर लेके ये भी सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। तो याद रखना जब भी टोटल बड़ा होगा आंसर कैसे निकालना है, टोटल में से वो सम माइनस कर दो, जब भी टोटल छोटा आ रहा है तो टोटल में पहले 2 ऐड कर लो, फिर वो सम माइनस कर दो वहां से, तो आंसर आपके पास आ जाया करेगा। इस तरीके से ये जो कैटेगरी है ये आपकी कवर होती है। उम्मीद करता हूं आपकी कैटेगरी जो है वो समझ आ रही होगी। अब आगे फिलहाल कोई और क्वेश्चन तो बचा नहीं है, इसी के साथ इस टॉपिक को आज यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे एप्लीकेशन में जाके, जो टेस्ट सीरीज का लिंक मिलता है वहां पे जाके प्रैक्टिस करोगे तभी आपको सही समझ आएगा कि जो मैंने आप यहाँ पे कवर करवाया है वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे जब एग्जाम में आएंगे। तो प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस आप वहां पे जाके कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। हिस्ट्री में जो हमने गवर्नर जनरल वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कवर कर रहे थे, अभी तक तीन गवर्नर जनरल हमने कवर कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में 4th, 5th और 6th 3 गवर्नर जनरल और कवर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में 2 गवर्नर जनरल और आएंगे, उसके साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम में यही कहीं से क्वेश्चन घूमने वाला है। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ इनको मिस नहीं करना है, इनको अच्छे से याद करना है। नोट्स बना रहे हो नोट्स तैयार कर लो, जब भी जैसे आज की वीडियो देख रहे हो पुराना सारा रिवाइज कर लेना, जब नेक्स्ट 2 पढ़ोगे पिछले सारे रिवाइज कर लेना, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आज की बात करेंगे 4th नंबर पे जो गवर्नर जनरल बने बंगाल के, नाम तो लॉर्ड वेलेस्ली। टाइम पीरियड क्या था गवर्नर जनरल, कब से कब तक रहे, 1798 से लेके 1805 तक का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड तक गवर्नर जनरल रहे थे। टाइम पीरियड पर इवेंट क्या हुए थे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, 4th वाली, यानी कि जो फाइनल जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, एक तरीके से कह सकते हो। ये 4th एंग्लो मैसूर वॉर इसी टाइम पीरियड पर हुई। 2nd एंग्लो मराठा वॉर इसी टाइम पीरियड पर हुई। और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट इस टाइम पीरियड पर हुआ था लॉर्ड वेल्सली के टाइम पीरियड पर, इनके द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की फाउंडेशन करी गई। 1800 का टाइम पीरियड था वो। अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज क्या, किस लिए इसकी फाउंडेशन करी गई थी, पर्पस ये था कि जो भी इंडियंस वहां पर काम, जिनको काम नौकरी दी जाती थी, तो उनको जैसे ब्रिटिश का कल्चर क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, वो सब कुछ उनको सिखाया जाए, वो ट्रेन करा जाए, सो दैट उनको जब भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, कुछ भी काम ऑफिस वगैरह का करना है, तो उन्हें बार बार समझाना ना पड़े, एक ही बार ट्रेन करा जाए,
ताकि इंडियंस जो है वो उनके कल्चर के हिसाब से, यानी कि ब्रिटिश के हिसाब से जैसे वो काम करते, जो उनके तौर तरीके उनके हिसाब से काम करें, ताकि उन्हें भी आसानी हो जाए। लोकल्स को वो हायर करें, बार बार ब्रिटेन से लोगों को ना बुलाना पड़े काम करने के लिए, यहीं से उठाएंगे लोगों को काम देंगे, अच्छी लेवल की पोस्ट नहीं देंगे, लेकिन हाँ क्लर्क लेवल की भी दे रहे हैं तो भी उनको काम निकाल रहे हैं, तो उनको वहीं पे ट्रेन करा जाता है। इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की फाउंडेशन करी गई थी 1800 में। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट इवेंट हुए लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पर। फिर लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड खत्म होता है, नए गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉर्ज बार्लो, ये 5th गवर्नर जनरल बंगाल के। टाइम पीरियड है 1805 से लेके 1807 तक। अब ये जब 1805 से लेके 1807 है तो गवर्नर जनरल बंगाल को बनाया था। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइम पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद मद्रास का गवर्नर बना दिया था। तो मद्रास के गवर्नर 1808 से लेके 1813 तक बने रहे। इनका इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये कवर कर लेना। फिर लॉर्ड जॉर्ज बार्लो के बाद बारी आती है लॉर्ड मिंटो वन की। अब यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो जाती है, हम एक पढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो, है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ते हैं, वो मिंटो अलग, ये मिंटो अलग है। ये लॉर्ड मिंटो वन की बात कर रहे हैं, वो सिंपल लॉर्ड मिंटो वहां पर हम बोलते हैं। तो लॉर्ड मिंटो वन याद रहे, गवर्नर जो बंगाल की बात कर रहे हैं, जो हम बंगाल के पार्टीशन वाला टाइम पढ़ते हैं या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो तो वाइसराय वगैरह आ जाते हैं ना, इंडिया वाले लेवल पे आ जाते हैं। ये बंगाल के लेवल पे बात करी जा रही है, गवर्नर जनरल बंगाल वाली। टाइम पीरियड क्या है, 1807 से लेके 1813 तक गवर्नर जनरल है बंगाल के। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी गई थी 1809 में साइन करी गई थी। रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की बात करेंगे, इनके साथ जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी गई थी, किसने साइन करी थी, लॉर्ड मिंटो वन ने ही साइन करी थी। साथ ही साथ अब इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था, इस वॉर में क्या होता है, वो हिस्ट्री का अलग से टॉपिक है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, वो हिस्ट्री के जब अलग से वीडियोस पढ़ेंगे सीक्वेंस में, उसमें कवर करना है। जब फ्रेंच थ्रेट की बात करते हैं, टाइम पीरियड पर फ्रेंच का थ्रेट भी बना हुआ था, कि फ्रेंच से डर बना हुआ था, फ्रेंच का डर था वो आके, तो मतलब जैसे हमने इंडिया का हाल किया वो हमारा हाल भी कर सकते हैं, तो उससे लड़ना है, उसके स्ट्रेटेजीज बनाई थी। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसे एल्फिंस्टोन को बहुत बात करेंगे, अफगान वाले साइड में भेज दिया। फिर जॉन मैल्कम की बात करें, पर्शिया वाले साइड में भेज दिया, अगर कुछ भी होगा तुमने वहां के जो भी हैं उनके साथ मिलके तो फ्रेंच के अगेंस्ट में खड़े हो जाना है। इस तरह से और भी जगह अपने लोग भेज दिए, तुम उनके दरबार में चल जाओ, उनके दरबार में चल जाओ, सपोर्ट मांगो, जब भी कुछ होगा तुमने फ्रेंच के अगेंस्ट में लड़ना है, ये काम चलता है। ये स्ट्रेटेजी बनाई थी। फ्रेंच के आइलैंड को जीत, जैसे बोरबोन हो गया, मॉरिशस हो गया, इन सभी को जीत लिया था, जावा को जीत लिया था, इस तरह के काम करे जा रहे थे। तो इस तरीके से इन सारे स्टेप्स की वजह से जो फ्रेंच का थ्रेट था वो यहाँ पर खत्म कर दिया था। लॉर्ड मिंटो वन की बात करेंगे, ये 3 इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल बंगाल के जो आज इस वीडियो में कवर करें। हालांकि एक एक सिंगल डिस्कस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी आज की वीडियो में, क्योंकि इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सिर्फ वही डिस्कस करने थे। इसके बाद सिर्फ 2 गवर्नर जनरल बंगाल के और करने, फिर आपका ये पोर्शन खत्म, फिर हम डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही साथ हिस्ट्री का पोर्शन भी कवर करते जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। बाकी थैंक यू, जय हिंद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलो आगे अब कंटिन्यू करने वाले इंग्लिश वाले सेक्शन को। वोकैब हमने स्टार्ट किया हुआ, डेली के 5 नए वर्ड्स आप कह सकते हो वो सीखते हैं, तो आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज जो आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे वो एक बार फिर से एसएससी सीएचएसएल वाले एग्जाम में आए हुए हैं, और आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहने वाला है अभी तक जो हमने किया उसके कंपैरिजन में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, कहा गया सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ डाइग्रेस। ये जो वर्ड आपके सामने दिया गया डाइग्रेस, इसका साइनोनिम आपको बताना है, मतलब सेम मीनिंग आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब डाइग्रेस का मतलब होता है कि जनरली हम किस तरीके से यूज करते हैं, जब कोई सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा, तो कोई मेन बात चल रही है, उसे टॉपिक से हटना है ना, हट के दूसरी तरफ भटकाना है, तो उसके लिए हम डाइग्रेस वर्ड यूज करते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, है ना, चेंज करना टॉपिक को, आप ऐसे बोल सकते हो, टॉपिक से भागना, इस तरह से भी आप कह सकते हो। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में सजन आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है कुछ देर के लिए रुकना, तो ये तो होने नहीं वाला, हम बोल रहे हैं टॉपिक से हट जाना है वहां से। ऑप्शन नंबर बी मेंडर, जैसे आप तो मेंडर ऑफ रिवर, नदी में मुड़ाव आते हैं, नदी घूमती वगैरह है, तो उस तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि घूम जाना, नदी मुड़ जाती है, घूम जाती है अपने रास्ते से, मेंडर ऑफ रिवर हम बोलते हैं ना, टर्न ले लेती है, तो वैसे इंसान भी बाल से टर्न ले लेता है, उसके लिए ये हम वर्ड यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन नंबर सी का मतलब भी डिले वगैरह ही है, रिग्रेस का मतलब क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में जो चल रहा है, यहाँ पर कहा गया सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग।
जो स्पेलिंग सही है आपको वो बताने हैं। अभी तक क्या होता था, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछा जाता था। अभी यहाँ पर 3 स्पेलिंग सही है, एक गलत, आपको वो बताना है। जैसे ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं कैरेमल, तो वो आपको पता है जैसे खाने वगैरह में यूज करते हैं, वो यहाँ पे लिखो CARAMMEL, जबकि वहां पर डबल एम नहीं होता, एक ही एम होता है। तो ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो ठीक है, कैरेमल्स वाला एम डबल एम आ जाएगा, हम कैरेमल्स पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। नहीं, वो गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, CARA, एक ही एम वहां पर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे डबल एम है, तो वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में एबोर, जिसको बोलते हैं हम, जैसे किसी से नफरत करना है ना, तो एबोर का एबोर्ड बना दिया हुआ, तो ABHORRED, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी वाले स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी दो ऑब्वियस सी बात है गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही सही था। जैसे ऑप्शन नंबर बी पे निमोनिक है, तो वो एम से स्टार्ट होता है ना, MNE करके, तो एम साइलेंट होता है, बाकी तो ठीक है। तो यहाँ पर तो एम एड ही करा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में भी जो डबल टी आता है, इसमें सिंगल टी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा ऑप्शन नंबर सी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। और चलते हैं, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन में है वो आ रहा है यहाँ पर, ये हो गया करेक्ट स्पेलिंग वाला, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यहां पर कहा गया है टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम ए कंस्ट्रेंट और डिफिकल्टी, किसी को किसी मुसीबत से बाहर निकाल देना, किसी को रोक के रखा वहां से बाहर निकाल देना, उसके लिए एक वर्ड यूज क्या करते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। एक्सट्रिकेट हम उसके लिए यूज करते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ टू एक्सट्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ प्रेस्टीज, बड़ा सिंपल सा, बड़ा कॉमन सा, आपने सुना होगा कभी ना कभी। प्रेस्टीज का एंटोनिम आपको बताना है। प्रेस्टीज हम किसके लिए यूज करते हैं, हम बोलते हैं कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी है, कोई फेमस है ना, इस तरह से हम उसके लिए प्रेस्टीज यूज करते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है कोई, हम जैसे हिंदी में अगर बात करेंगे किसी की रेपुटेशन सही है, हम उसके लिए प्रेस्टीज वर्ड यूज करेंगे। तो इसका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी में इनसिग्निफिकेंस हो जाएगा, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस महत्व ही नहीं है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इडियम फ्रेज वाली कैटेगरी से भी क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर कहा गया टू स्लीप विद द फिशेस, इसका करेक्ट मतलब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ऑलवेज बी इन अ ड्रीम वर्ल्ड, हमेशा सपनों के मतलब सपनों में खोए रहना, टू मेक अब्सर्ड एक्सक्यूजेस, टू स्लीप पीसफुली, या फिर टू बी डेड। तो देखो यहाँ पे टू स्लीप विद द फिशेस का मतलब होता है टू बी डेड, मतलब मरा होना, है ना। जनरली ये यूज करते थे पहले जैसे किसका मर्डर वगैरह कर दिया, बॉडी वगैरह के बाद उसके यूज करते थे टू स्लीप विद द फिशेस, है ना, मर्डर वगैरह हो गया किसी के इस तरीके से करके। यहाँ पे टू बी डेड आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के 5 वर्ड भी कंप्लीट हो गए। पुराने सभी जो प्लेलिस्ट बनी वहां पे जाके वीडियोस देख लो और टेस्ट सीरीज में जाके अटेम्प्ट भी करते रहो।